नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हम लोगों की चुनाव यात्रा पश्चिम से पूरब राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद अब चौथे राज्य झारखंड में प्रवेश कर गई है। झारखंड की राजनीति, झारखंड में लोकसभा चुनाव की हलचलें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जैसा कि हम लोगों का ट्रेडिशन है, शुरुआत में हम लोग एक वीडियो करते हैं राज्य की राजनीतिक स्थिति को, समीकरणों को समझाने के लिए, ताकि बाद में जो वीडियो आए उनका सिर पैर निकालना आसान रहे। तो ये प्रिलिमिनरी वीडियो एक बैकग्राउंड देने के लिए है झारखंड की राजनीति और झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड जो है वो एक अद्भुत राज्य है। इसमें 24 जिले हैं, जिनमें से सिर्फ 2 जिलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जिले जो हैं, बाकी बचे हुए जिले, उनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य से लगती है। यानी ये आसपास के राज्यों से सीधे टच में रहता है। मिनरल रिच स्टेट है, यहाँ पर कोयले की खदान है, यहाँ पर आयरन ओर है, यहाँ पर एल्यूमिनियम ओर है, इसके अलावा यूरेनियम के भी भंडार झारखंड के अंदर हैं। तो काफी मिनरल रिच स्टेट है। उत्तर भारत का एक तरीके से कहा जाए तो आदिवासी डोमिनेटेड स्टेट है। सीटों के मामले में छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटों की संख्या यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर राजनीति की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, जो कि गैर आदिवासी थे, वो मुख्यमंत्री रहे, जबकि झारखंड में अब तक 2000 से अब तक सिर्फ एक बार मौजूदा दौर में रघुवर दास, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना, अन्यथा हमेशा यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। अगर यहाँ की लोकसभा की बात की जाए तो 14 लोकसभा सीटें झारखंड में हैं और असेंबली में जो है वो 81 सीटें यहाँ पर आती हैं। झारखंड भी हरियाणा की ही तरह है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद असेंबली इलेक्शन हो जाता है। हरियाणा में ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो हरियाणा में असेंबली इलेक्शन लोकसभा के बाद 3 महीने 4 महीने में हो जाता है, सितंबर अक्टूबर तक निबट जाता है, यहाँ नवंबर दिसंबर तक चला जाता है। तो अभी जो समीकरण आप देखेंगे, संभव है, अगर वो परसिस्ट कर गए तो संभव है कि अगले असेंबली इलेक्शन में भी, जो कि अक्टूबर नवंबर तक होगा, उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाए। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा ली थी पिछले बार के चुनाव में, और 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कब्जाई थी। बाकी किसी पार्टी का खाता नहीं खुला था। अगर रीजन्स की बात की जाए, मेरे हाथ में एक मैप है, कितना ये नक्शा जो है उसमें आ पाएगा रिफ्लेक्शन के बाद मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश अगर करूं तो ये झारखंड का नक्शा है और इसको आप 5 डिविजन्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सिंपल है। ऊपर के हिस्से में 1, 2, 3, बीच में एक चौथा और नीचे 5वां, यही 5 डिवीजन है। इस डिवीजन को कहते हैं संथाल परगना, जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ इलाके में आता है। संथाल डोमिनेटेड एरिया है। संथाल आदिवासियों की बड़ी संख्या यहाँ पर है। एसटी रिजर्व सीटें भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन की पार्टी, उसका बड़ा जबरदस्त आधार इस इलाके में है। ये जो इलाका है इसको गढ़वा पलामू डिवीजन कहते हैं, जहां पर हम इस समय हैं, गढ़वा के अंदर। बीच वाला जो इलाका है, ऊपर की तरफ जो हजारीबाग वाला इलाका है, इसको नॉर्थ छोटा नागपुर कहते हैं, और रांची के आसपास का जो इलाका है, राजधानी रांची के आसपास का, इसको साउथ छोटा नागपुर कहते हैं। और नीचे का जो इलाका है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इसको बोलते हैं कोल्हान डिवीजन। तो मोटे मोटे ये 5 डिवीजन हैं झारखंड की राजनीति की अगर बात की जाए। जो संथाल परगना है, जैसा कि मैंने कहा कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत मजबूत आधार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वो पार्टी थी जो सेपरेट झारखंड के स्टेटस के लिए लंबे समय तक स्ट्रगल करती रही, तो उसका एक मजबूत आधार होना इस राज्य में स्वाभाविक है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर काफी मजबूत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में झारखंड अलग राज्य बना था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सन 2000 में झारखंड अलग राज्य बना था, और आरएसएस की वजह से, जिसका आदिवासियों में अच्छा काम रहता है, बीजेपी की भी एक डोमिनेंट प्रेजेंस यहाँ पर है। कांग्रेस भी है, चूंकि ये इलाका बिहार में आता था, तो आरजेडी भी है। कुछ इलाके हैं जहां पर वामपंथी हैं, जैसे कि अगर हम धनबाद के इलाके की बात की जाए करें तो धनबाद जो कोल बेल्ट है, उस इलाके में वामपंथियों की अच्छी प्रेजेंस है। कोडरमा के इलाके में वामपंथियों की अच्छी प्रेजेंस है, जहां से वो एमएलए, सीपीआई एमएलए भी जिताती रही है। यहाँ गढ़वा पलामू में भी वामपंथियों की अच्छी प्रेजेंस है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का आधार इस राज्य में थोड़ा सा दरक रहा है, कमजोर हो रहा है। और अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी सिमटती चली जा रही है। एक और पार्टी झारखंड में काफी मजबूत है, जिसका नाम है जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा। बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के आदमी थे, पॉलिटिशियन थे, जिनको यहाँ का पहला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। उसके बाद उन्होंने कुछ नाराजगी उनकी हो गई, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, झारखंड विकास मोर्चा। तो जेवीएम भी यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में रहती आई है।
इधर बीच में थोड़ी ऊंच नीच उनके सामाजिक आधार में हो सकती है, लेकिन जेवीएम भी एक मजबूत पार्टी है। एक और पार्टी जो यहाँ पर सिर्फ झारखंड बेस्ड पार्टी है वो आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। बेसिकली ये एक पार्टी है जो कुर्मी आधार वाले इलाकों में ज्यादा है, युवाओं में इनका अच्छा आधार है। सुदेश महतो इसके नेता हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की भी सहयोगी पार्टी है। तो मूल रूप से इन्हीं पार्टियों के बीच में मुकाबला है। इस मुकाबले में एक और चीज है कि इस समय गठबंधन बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आजसू ये दोनों का गठबंधन जो है ये सरकार में है, और जेवीएम, आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस इन चारों ने एक महागठबंधन बना रखा है। तो जब भी महागठबंधन की बात हम करेंगे तो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और जेवीएम इन चारों की बात आएगी। और जब भी हम एनडीए गठबंधन की बात करेंगे तो आजसू और बीजेपी की बात आएगी। दोनों का अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाए तो 13 सीट आउट ऑफ 14, 13 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 1 सीट उन्होंने आजसू को दी है। और अगर महागठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस लड़ रही है 7 सीटों पर, जेएमएम लड़ रही है 4 सीटों पर, 2 सीटों पर जेवीएम लड़ रही है और 1 सीट आरजेडी को उन्होंने दी है। यानी ये मोटा मोटा समीकरण है। सीपीआईएमएल इस चुनाव में अलग से लड़ रही है, किसी गठबंधन में नहीं है। और 2 एक छोटे क्षेत्रीय दल भी कहीं कहीं हमको देखने को मिल सकते हैं, जिनकी बारे में जब जब सीट की चर्चा आएगी तो हम बात करेंगे। हमने लोकसभा की आपको बात की कि भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच में ही सारी सीटें निबट गई थी, किसी का खाता नहीं खुला। विधानसभा चुनाव जो उसके बाद हुआ उसमें भी बीजेपी की बढ़त बरकरार रही। बीजेपी ने 81 में से 37 सीटें अपने दम पर जीती और 5 सीट उनके सहयोगी आजसू ने जीती थी। तो उन्होंने अपनी सरकार बना ली। 41 का नंबर चाहिए था, 42 का नंबर उनके पास में आया, उन्होंने सरकार बनाई। जेएमएम 18 सीट पिछले बार के चुनाव में जीती थी, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव उनकी 1 सीट बढ़ी, 18 से 19 सीट वो जीते। लेकिन चूंकि वो अलग लड़े थे और उनके पास कोई सहयोगी नहीं था तो वो सरकार नहीं बना पाए, वो विपक्ष में बैठे। पार्टी का नेतृत्व भी शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के हाथ से निकल के हेमंत सोरेन उनके जो बेटे हैं उनके हाथ में चला गया था। वो मुख्यमंत्री भी थे बीच में कुछ समय। आजसू जो है जैसा कि मैंने बताया 5 सीट उसको मिली। जेवीएम की सीटें घटी, उसकी सीट संख्या 7-8 पर सिमट के रह गई और 7 सीट के करीब ही लगभग कांग्रेस को मिली थी। इसके अलावा सीपीआईएमएल ने भी एक एमएलए जिताया था, बीएसपी का भी एक एमएलए था और एमसीसी एक पार्टी है जो कि धनबाद में ही बेस्ड है, उसके भी एक एमएलए थे। बाद में जेवीएम के 6 एमएलए टूट के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये उलटफेर झारखंड की राजनीति में नया नहीं है, यहाँ पर इस तरह के उलटफेर होते रहे हैं। ये पहली गवर्नमेंट है झारखंड के इतिहास में 2000 में झारखंड बनने से लेकर अब तक जो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। नहीं तो 2000 से लेकर अब तक कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। ये पहली गवर्नमेंट है। रघुवर दास जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जो 14 के इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री बने, पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, वो सरकार पहली सरकार होगी जो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो ये झारखंड के चुनाव की स्थिति है। समूहों की अगर बात की जाए, समुदायों की बात की जाए, तो जो कोल्हान बेल्ट मैंने बताई उसमें उड़िया लोगों की भी ठीक ठाक संख्या है। वो इलाका उड़ीसा में ही जाने वाला था, उसका एक हिस्सा उड़ीसा से नजदीक भी पड़ता है। सरायकेला खरसावां में तो उड़िया बोली भी जाती है। तो जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का इलाका है, इस इलाके में उड़िया बोलने वालों की भी तादाद है। आदिवासी समुदाय की बात की जाए तो हो ट्राइब के लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा उसी हो आदिवासी समुदाय से आते थे। संथाल परगना में हमने आपको बताया कि संथाल लोगों की आबादी अच्छी खासी है। रांची के आसपास के इलाके में मुंडा लोगों की आबादी अच्छी खासी है। नॉर्थ जो छोटा नागपुर है उसमें उरांव आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है, जिनमें शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कुछ इलाकों में मुस्लिम डोमिनेंस भी है। जनरल कास्ट में अगर बात की जाए तो कुर्मी समुदाय यहाँ पर काफी डोमिनेट करता है राजनीति में, जिससे सुदेश महतो आते हैं आजसू के नेता, क्योंकि झारखंड के आंदोलन में कुर्मी समुदाय ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की थी। इसके अलावा कुछ इलाकों में अपर कास्ट की भी डोमिनेंस है, बनिया बिरादरी की भी डोमिनेंस है। गोड्डा वाला जो इलाका है उसमें यादवों की भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। चलते चलते एक बात बता दें कि ये मिनरल स्टेट है लेकिन काफी अंडर डेवलप्ड राज्य है। इसके साथ साथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हम जिन जिन राज्यों से है वहां पर वामपंथी उग्रवाद बहुत कम, बाकी में तो नहीं था, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से हिस्से में था, वो भी खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर वामपंथी उग्रवाद की समस्या काफी है। सीपीआई माओवादी के अलावा और भी कई सारे गुट हैं, जैसे कि पीएलएफआई है जो कि रांची के खूंटी के आसपास के इलाके में रहता है। तृतीय प्रस्तुति कमेटी है। इस तरह के कई सारे गुट हैं जो यहाँ एक्टिव रहते हैं। इस चुनाव की, लोकसभा चुनाव की पहली माओवादी घटना भी अभी अभी घट चुकी है। पलामू में ही गढ़वा के इलाके में ही एक बीजेपी का ऑफिस था जिसको माओवादियों ने बम विस्फोट करके उड़ा दिया। अभी 2-1 दिन पहले की, शायद कल की घटना है। तो यहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का भी प्रभाव रहता है। आने वाले समय में हम इस इलाके की जो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हलचलें वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए पंचायत टाइम्स।